नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल में विज्ञान विषय में 9वें अध्याय आनुवंशिकी एवं विकास का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को हम लोग 2 चरणों में अध्ययन करेंगे। पहले चरण में हम लोग आनुवंशिकी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को सही तरीके से समझने के लिए हमने इसे कई मुख्य बिंदुओं में बांटा है। सबसे पहले बिंदु में हम आनुवंशिकता, विभिन्नता और आनुवंशिकी के बारे में जानेंगे। दूसरे बिंदु में हम लक्षणों की वंशागति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये नियम किसने दिए, कैसे दिए, किस आधार पर और किन प्रयोगों के कारण दिए, ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है और अंत में हम लिंग निर्धारण के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता होती क्या है। बच्चों, हम लोग अच्छे से जानते हैं, इससे पूर्व के पाठों में भी हमने पढ़ा है कि जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। बिल्ली बिल्ली को, चूहा चूहे को, शेर शेर को, गाय बछड़े को और मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। यानी संतानों के ये लक्षण काफ़ी तरीके से अपने जनकों के समान होते हैं। तो संतानों में अपने जनकों से प्राप्त लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है और इन लक्षणों के वंशागत होने को आनुवंशिकी या वंशागति कहते हैं। लेकिन जो भी संतानें होती हैं वो पूरी तरीके से अपने माता पिता से मेल नहीं खाती। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की कई संतानें भी आपस में भी मेल नहीं खाती। अगर आप अपने स्वयं को भी लें तो क्या आप पूरी तरीके से अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, या फिर भाई बहन के आपस में सब एक जैसे होते हैं? ऐसा नहीं होता। यानी संतानों में भी कई लक्षण अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। तो वे लक्षण जो संतानों में जनकों से भिन्न होते हैं, उन लक्षणों को विभिन्नता कहा जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिकी और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसी को आनुवंशिकी कहा जाता है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं लक्षणों की वंशागति के नियम। लक्षणों की वंशागति के नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक शहर में हुआ था। इन्होंने गणित एवं विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका लालन पालन गिरजाघर यानी मोनेस्ट्री में हुआ था और आगे जाके इन्होंने वहीं पर पादरी के रूप में भी कार्य किया। वहीं पर बगीचे में मटर के पौधे उगाकर उन्होंने कई प्रयोग किए और उन सब का आधार अपने रिकॉर्ड में रखा। 1866 में उन्होंने आनुवंशिकी के नियमों की खोज की, लेकिन कभी उनको इन नियमों का पहले श्रेय नहीं मिला। यानी वैज्ञानिक सोसाइटी ने उनके इस खोज को ठुकरा दिया। उनके मरने के कुछ वर्षों बाद सन 1900 ईस्वी में डीवरीज, शेरमैक और कॉरिन्स ने इन नियमों की पुनः खोज की। तब जाके इनको इन नियमों का श्रेय मिला और आगे जाके इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा गया। मेंडल ने जो कार्य किया यानी जो प्रयोग किए, उसमें उन्होंने कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया। सबसे पहली बात, उन्होंने एक समय में केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया और उन्होंने हर लक्षण पर 3-3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। उन्होंने सारे अध्ययनों का एक सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उन्होंने विज्ञान और गणित दोनों की शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए गणितीय मापन का उनको अच्छे से जानकारी थी। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध एवं स्वस्थ पौधों का चुनाव किया। उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए? मटर की सबसे खासियत तो ये है कि वो 1 वर्षीय पौधा है, यानी इसका जीवन चक्र बहुत छोटा है। यानी एक मौसम में उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा मटर के पौधे के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा जनन अंग दोनों ही एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे में इसमें स्वपरागण भी संभव है और कृत्रिम परपरागण भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्वनिषेचन के कारण समयुग्मजी शुद्ध लक्षण भी प्राप्त करने के लिए उनको प्राप्त हुए। एक अच्छा लक्षण एक ये मटर का ये भी था कि इसमें कई लक्षण ऐसे थे जिनके विपर्यासी विकल्प उनके पास मौजूद थे। ये विपर्यासी लक्षण क्या थे हम देख सकते हैं। इसमें बीज का रंग, बीज का आकार, फूलों का रंग, फली का रंग, फली का आकार, पौधे की लंबाई और पुष्पों की स्थिति। उन्होंने इन 7 विकल्पी लक्षणों का चुनाव किया, यानी जो देखकर जिनके बारे में अंतर किया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने, आगे हम देखेंगे, तने की ऊंचाई में लंबा और बौना पौधा उनके पास मौजूद था। फूलों के रंग में बैंगनी और सफ़ेद रंग के फूल मौजूद थे। फूलों की स्थिति अक्षीय यानी किनारों पर और अंतस्थ यानी शीर्ष पर थी। फली का आकार फूला हुआ और सिकुड़ा 2 प्रकार का था। फली का रंग हरा और पीला था। बीज का आकार
गोल और झुर्रीदार था और बीज का रंग पीला और हरा था। इन सभी में उन्होंने देखा कि सभी लक्षणों में कोई लक्षण प्रभावी था तो कोई अप्रभावी। इसके बारे में हम आगे विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने शुद्ध पौधों का चुनाव किया। शुद्ध पौधों का चुनाव करने के लिए उन्होंने किसी एक लक्षण को कई पीढ़ियों तक उगाकर देखा। अगर उस लक्षण में कोई विभिन्नता नहीं आई, इसका मतलब कि शुद्ध का चयन हो गया है। ऐसे में उन्होंने लंबाई के लक्षण को सबसे पहले चुना, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त किए। जब उन्होंने शुद्ध जनकों का संकरण कराया, तब उन्होंने पाया कि प्रथम पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई या जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी लंबे थे और उनका ये लंबाई का जो लक्षण था वो जनक के लंबे पौधों से मेल खाता था। यानी कोई मध्यम आकार का पौधा नहीं था। जिस आकार के जनक के लंबे पौधे थे उसी आकार के प्रथम पीढ़ी के भी पौधे हुए। इस पीढ़ी को उन्होंने प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी का नाम दिया। F1 का अर्थ है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और जो जनक का चुनाव किया था उसको उन्होंने P यानी पेरेंट पीढ़ी या फिर जनक पीढ़ी का नाम दिया। इन संकर लंबे पौधों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसका स्वनिषेचन यानी स्वपरागण कराया। ऐसे में उन्होंने देखा कि जो दूसरे संकरण के बाद जो पौधे प्राप्त हुए उसमें अधिकतर पौधे तो लंबे थे, लेकिन वो लक्षण जो पहली पीढ़ी में छुप गया था वो पुनः दिखाई दिया, यानी बौने पौधे का लक्षण। हमें पता है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन के कारण युग्मक में विकल्प अलग अलग हो जाते हैं। यानी एक ही विकल्प के जो दो विकल्पी हैं युग्म विकल्पी, वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और निषेचन के समय इन युग्मकों का पुनः संलयन होता है और युग्मनज में वो लक्षण दोबारा से दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे जो अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिख रहा था वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिया। इसका मतलब पहली पीढ़ी में वो था और किसी कारण से हो सकता है लंबे जीन की उपस्थिति के कारण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। उन्होंने इस अध्ययन में अनुपात निकाला कि जितने भी लंबे पौधे थे उनका अनुपात 3 और 1 का अनुपात था। यानी 75% पौधे जो थे वो लंबे थे और 25% पौधे जो थे बौने थे। अनुपात में हम इसको 3 और 1 का अनुपात कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की यानी जीन प्ररूप की बात करें तो इसमें से 25% पौधे जो थे वो शुद्ध रूप से लंबे थे, 50% पौधे जो थे वो अशुद्ध लंबे या हम विषम युग्मजी लंबे कह सकते हैं और अन्य 25% पौधे जो थे वो समयुग्मजी बौने थे। अब आगे हम देखेंगे उन्होंने अपने इस संकरण के आधार पर 2 नियम दिए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार शुद्ध विपरीत लक्षण वाले 2 जनकों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। ये लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है और वो लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक नियम ये भी दिया जिसे विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय हमें पता है कि जनन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यानी इसमें जो युग्मक बनते हैं उसमें कारकों की जोड़ी विसंयोजित हो जाते हैं। यानी जो गुणसूत्र पहले साथ में थे द्विगुणित अवस्था में थे अगुणित हो जाते हैं, तो गुणसूत्र के अलग अलग होने के कारण युग्म विकल्पी भी अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को 2 में से केवल एक ही कारक प्राप्त होता है। युग्मनज में दूसरे कारक के साथ भी ये अपनी शुद्धता या अस्तित्व बनाए रखता है। जैसे हमने एक संकर क्रॉस में देखा था कि जो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उसमें 2 विपरीत युग्मक जब साथ में आते हैं तब भी बौनेपन का जो लक्षण था वो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया था, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में वो पुनः प्रदर्शित हुआ। यानी उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा। इसी नियम को विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आगे जाके मेंडल ने यही प्रयोग 2 लक्षणों को एक साथ लेकर देखा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे जानना चाहते थे कि क्या कोई लक्षण दूसरे लक्षण पर अपना प्रभाव डालता है, क्या कोई लक्षण दूसरे लक्षण पर निर्भर करता है अपनी वंशागति के लिए। तब उन्होंने द्विसंकर क्रॉस कराया। द्विसंकर क्रॉस में जीवों के 2 विग्मयुकल्पी या 2 जोड़े विपरीत लक्षण भाग लेते हैं। इसके लिए उन्होंने पीले और गोलाकार बीजों का चयन किया। पीला लक्षण जो था बीज का वो प्रभावी लक्षण था और गोलाकार भी प्रभावी लक्षण था। उन्होंने दोनों के समयुग्मजी
की उपस्थिति वाले जनक का चुनाव किया। इसके बाद उन्होंने हरे और झुर्रीदार भी शुद्ध जनक का चुनाव किया। इसमें हरा जो है वो समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार लक्षण भी समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण है। इसके लिए इन्होंने प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया। इसमें Y जो है कैपिटल Y ये प्रभावी लक्षण को दिखा रहा है, इसलिए दोनों कैपिटल हैं, और हरा रंग अप्रभावी लक्षण को दिखा रहा है, इसलिए उन्होंने इसी युग्म विकल्पी का स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए। उसी तरह गोलाकार का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने कैपिटल R यानी राउंड, इसका बीज का आकार प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया, और झुर्रीदार ये भी आकार को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसी R का स्मॉल लेटर्स उन्होंने झुर्रीदार को प्रदर्शित करने के लिए किया। तो प्रथम पीढ़ी में दोनों ही जनक समयुग्मजी थे। एक समयुग्मजी प्रभावी था दोनों लक्षणों के लिए और एक समयुग्मजी अप्रभावी था दोनों लक्षणों के लिए। जब इन दोनों लक्षणों का इन्होंने संकरण करवाया, तब जब युग्मज बने तो इसमें एक एक युग्मज को दोनों युग्म विकल्पी में से एक प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे कारकों का नाम लेंगे, क्योंकि उस समय अनुवांशिकी में इतनी खोज नहीं हुई थी, जीन और डीएनए आदि की खोज नहीं हुई थी, तब मेंडल ने कारक नाम दिया था। तो हम कारक कहेंगे कि जो पीले लक्षण का कारक था वो अलग अलग युग्मकों में गया, पर क्योंकि ये समयुग्मजी है इससे सभी युग्मजों को कैपिटल Y वाला कारक प्राप्त होगा। उसी तरह गोल बीज के लिए भी कैपिटल R वाला हर युग्मक में जाएगा, यानी एक ही प्रकार के युग्मक बने जिसमें कैपिटल Y और कैपिटल R यानी दोनों ही लक्षणों का एक एक कारक मौजूद था। उसी तरह हरे और झुर्रीदार में भी जो युग्मक बने उसमें स्मॉल y और स्मॉल r हर युग्मक को प्राप्त हुआ, यानी दोनों कारकों का एक एक लक्षण दोनों को प्राप्त हुआ। जब युग्मक बनने के बाद निषेचन के समय ये साथ आए, तब पहली पीढ़ी में उन्होंने पाया कि सभी जो पौधे थे उसके बीज जो थे वो पीले और गोलाकार थे, यानी इसमें पीला और गोलाकार लक्षण जो था ये प्रभावी लक्षण था, और हरा और झुर्रीदार लक्षण इस पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने प्रथम पीढ़ी के जीवों का यानी पौधों का पुनः संकरण कराया, स्वपरागण या स्वनिषेचन कराया, तब उन्होंने पाया कि इसमें 4 प्रकार के युग्मक बने। इन युग्मकों की जो संतति थी वो कैपिटल Y कैपिटल R के साथ, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, स्मॉल y कैपिटल R के साथ और स्मॉल y स्मॉल r के साथ, यानी 4 प्रकार के युग्मक यहाँ बने। यानी इनके मिलने की जो संभावना है उसमें भी 16 प्रकार के योग संभव हो गए। इसी तरह इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि गोल और हरे बीज यानी एक का प्रभावी लक्षण और दूसरे का अप्रभावी लक्षण साथ में संयोग कराया, और दूसरे बारे में झुर्रीदार और पीले बीज यानी झुर्रीदार समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण है और पीले बीज जो है समयुग्मजी प्रभावी लक्षण है। इन दोनों का संयोग करा के भी जब उन्होंने देखा तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें गोल और पीले बीज ही प्राप्त हुए, यानी 2 अलग अलग जनकों से आने के बावजूद इनमें से केवल एक एक ही दोनों कारकों का लक्षण प्रदर्शित हुआ, एक में गोल वाला और एक में पीला वाला। तो इसमें भी जो युग्मक अगली पीढ़ी में संकरण के लिए उपलब्ध होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। यही 4 प्रकार के युग्मक यहाँ भी प्राप्त होंगे, और इनका स्वनिषेचन करने के बाद किस प्रकार की संतति प्राप्त हुई इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। जब उन्होंने इनका संकरण कराया ये 4 प्रकार के युग्मक बने। अब इन 4 प्रकार के युग्मकों का, क्योंकि ये 4 प्रकार के युग्मक नर और मादा दोनों ही जनन अंगों में बनेंगे, तो 4 प्रकार के नर युग्मक भी हो सकते हैं, 4 प्रकार के मादा युग्मक भी हो सकते हैं। यहाँ ऊपर नर युग्मक और यहाँ मादा युग्मकों को प्रदर्शित किया गया है। यदि इनका संयोग कराया जाएगा तो इस प्रकार से जीव प्राप्त होंगे। जब दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को देखा गया तो न केवल प्रथम पीढ़ी के जो प्रभावी लक्षण थे वो दिखाई दिए और जो अप्रभावी जनक जो था उसके लक्षण भी दिखाई दिए। इसके अलावा 2 नए लक्षण भी हमें दूसरी पीढ़ी में दिखाई दिए, जिसमें इन दोनों ही प्रकार के लक्षणों ने मिश्रित रूप से संयोग करके नए लक्षण बनाए। वे लक्षण क्या थे? हमने देखा था कि हमारे जो प्रथम पीढ़ी के जनक थे वो पीले और गोलाकार थे और हरे और झुर्रीदार थे। जब दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण आए तो यहाँ हमें पीले और गोलाकार तो मिले ही जीव, इसके अलावा हरे झुर्रीदार के अलावा हमें पीले और झुर्रीदार और गोल और हरे बीज भी प्राप्त हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 16 प्रकार से संयोग संभव है। तो इन 16 प्रकार के इसमें पीले और गोलाकार, पीले और झुर्रीदार, हरे और गोलाकार और हरे और झुर्रीदार, यानी ये 4 प्रकार के लक्षण, यानी 2 नए प्रकार के लक्षण भी प्राप्त हुए। यानी इन लक्षणों ने आपस में मिश्रित होकर भी अपने आप को प्रदर्शित किया। आगे आगे सारणी में हम देख सकते हैं
इस तरह से यहाँ पे आप बीजों को देख सकते हैं। अगर इन 16 संयोगों में आप देखेंगे तो 9 बीज जो हैं वो पीले और गोलाकार हैं। 3 बीज जो आप देख रहे हैं ये हरे और गोल हैं। 3 बीज आप देख रहे हैं झुर्रीदार और पीले हैं, और 1 बीज सबसे किनारे वाला आप देख रहे हैं झुर्रीदार और हरा है। यानी 9, 3, 3, 1 के अनुपात में इन्होंने अपने लक्षणों को, दृश्य रूप को प्रदर्शित किया है। अब आगे चल के हम देखेंगे इस द्विसंकर क्रॉस के आधार पर अब मेंडल ने तीसरा नियम अपना दिया, जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार द्विसंकर क्रॉस में युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का विसंयोजन दूसरे लक्षण के कारकों के विसंयोजन से प्रभावित नहीं होता। यानी पीले और हरे वाले लक्षण ने गोल और झुर्रीदार वाले लक्षणों को प्रभावित नहीं किया, और इन दोनों ही लक्षणों ने अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पीला और झुर्रीदार बीज और गोल और हरा बीज ना बनता। अब हम देखेंगे कि लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है। हमें पता है कि जो सभी सजीव हैं उनका शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, और इन कोशिकाओं की संरचना के बारे में कक्षा 9 में भी हम पढ़ चुके हैं। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, अगर आपको याद हो, और इस केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीव के सभी लक्षणों के कोड यानी जीन के रूप में मौजूद होते हैं। वे जीन जो कि डीएनए द्वारा निर्मित होती हैं। ये जीन जो है एक मोती की माला की तरह अलग अलग लक्षणों के कोड आपस में निर्धारित किए रहती हैं। ये जो जीन हैं ये प्रोटीन निर्माण के द्वारा अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी जीव में लंबाई की वृद्धि के लिए कोई विशेष हार्मोन की आवश्यकता है, वो हार्मोन किसी विशेष प्रोटीन से बना है। उस प्रोटीन के निर्माण का जो कोड है वो डीएनए यानी उस गुणसूत्र की जीन पर मौजूद होगा। अगर वो प्रोटीन बनेगी तो ही वो हार्मोन बनेगा, और अगर वो हार्मोन होगा तभी व्यक्ति की लंबाई जो है वो प्रभावित होगी। तो हम देख सकते हैं कि लक्षणों की जो अभिव्यक्ति है वो प्रोटीन अथवा हार्मोन या विकर के माध्यम से होती है। अब हम जानेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। मनुष्य में सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। और भी जीवों में लिंग निर्धारण होता है। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण जो है वो अंडे को मिलने वाले तापमान पर निर्भर करता है, उसी के आधार पर भ्रूण का लिंग जो है परिवर्तित होता है। घोंगे जैसे कुछ जीव होते हैं जो अपना लिंग परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी उनका जन्म जो है वो मेल के रूप में होता है और आगे जाके वो फीमेल में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो 2 प्रकार के गुणसूत्रों के कारण होता है। यानी जितने भी पृथक लिंगी जीव हैं मुख्यतः सब में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ये जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये शरीर के सभी लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वे केवल लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं और वही निर्धारित करते हैं कि जीव का लिंग क्या होगा, यानी स्त्री होगी या पुरुष। मादा गुणसूत्र जो है वो डबल एक्स द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है मनुष्य में। ये XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है। अगर वो पूर्ण गुणसूत्र है तो वो XX होगा, और अगर वो अपूर्ण है तो XY गुणसूत्र होगा। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी हम 23 जोड़ी को हम 46 गुणसूत्र बता सकते हैं। इसमें से 22 जोड़ी जो हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो अगर हम पुरुषों की जीन संरचना की बात करें तो 44 गुणसूत्र, 22 जोड़े का अर्थ है 44 गुणसूत्र, तो 44 गुणसूत्र कायिक हो गए और 1 जोड़ी गुणसूत्र को हम XY द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी तरह स्त्रियों में जीन प्रारूप को हम 44 और XX द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ 44 ये 22 जोड़ी कायिक हो गए और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र यानी XX गुणसूत्र हो गया। मानव आनुवंशिकी का जनक सर फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। लिंग गुणसूत्र के साथ साथ कायिक गुणसूत्र भी युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र की जगह 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। इन 23 में से तो 22 गुणसूत्र तो कायिक रहते हैं और इन दोनों लिंग गुणसूत्र में से एक विकल्प जो है वो अलग अलग युग्मकों में चला जाता है। क्योंकि नर में 2 विकल्प भिन्न भिन्न मौजूद हैं, इसलिए 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, X वाले युग्मक और Y वाले युग्मक। उसी तरह मादा में
केवल एक प्रकार का ही गुणसूत्र है X है, तो सभी प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो X गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय संतति में इन युग्मकों के संलयन द्वारा दो प्रकार के संलयन संभव हैं। एक कि ये X जो है वो X के साथ सहयोग करे और दूसरा कि X Y के साथ सहयोग करे। जब X के साथ सहयोग करता है तब होने वाले संतान का लिंग मादा होता है, और अगर X Y के साथ संयोग करता है तो होने वाले संतान का लिंग जो है वो नर होता है। तो इस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण होता है। अब इस पाठ में जो प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है वो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। हमने पहले बात की कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। एलील युग्म विकल्पी या एलीलोमॉर्फ, हर लक्षण के लिए गुणसूत्रों में जो विकल्प मौजूद होते हैं उन्हीं को एलील कहा जाता है या युग्म विकल्पी कहा जाता है या एलीलोमॉर्फ भी हम इन्हें कह सकते हैं। दूसरा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जब दोनों ही विकल्प एक प्रकार के होते हैं तब हम उसे समयुग्मजी कहते हैं, और अगर दोनों विकल्प अलग अलग प्रकार के हैं तो हम उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए हमने देखा था कैपिटल T यानी शुद्ध समयुग्मजी लंबा पौधा, और कैपिटल T स्मॉल t यानी विषमयुग्मजी लंबा पौधा। यानी लंबाई का लक्षण उसमें प्रभावी कैपिटल T के कारण तो दिखाई दे रहा है, पर अप्रभावी वाला स्मॉल t अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। अब हम जानेंगे संकर क्या होता है। दो शुद्ध जनकों के बीच में संकरण कराने के बाद प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है या जो संतान होती है जिसमें दोनों के मिश्रित लक्षण होते हैं उसी को हम संकर कहते हैं। चाहे कोई अपना लक्षण प्रदर्शित हो या ना हो, लेकिन दोनों की जीन क्योंकि संयोग होती है इसलिए उसको संकर कहा जाता है। इसके बाद हमने एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के बारे में भी पढ़ा। एक संकर क्रॉस में हमने देखा कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन हम एक बार में करते हैं, जैसा हमने पहले लंबे और बौने पौधे के बारे में किया था। द्विसंकर क्रॉस में हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ करते हैं, जैसे पीले और गोल बीज का हमने अध्ययन किया था, हरे और झुर्रीदार बीज और पीले और गोल बीज। इसके बाद दृश्य प्ररूप और लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप क्या होते हैं। दृश्य प्ररूप और लक्षण प्ररूप एक ही चीज़ है, यानी जो लक्षण कैसा दिखाई दे रहा है। यानी अगर पौधा एक लंबा है तो वो हमें लंबा दिख रहा है, यही उसका दृश्य प्ररूप है, लेकिन वो समयुग्मजी लंबा भी हो सकता है और विषमयुग्मजी लंबा भी हो सकता है। तो उसकी जीन संरचना क्या है वो उसका जीन प्ररूप बताता है। उसी तरह पीले और गोल बीज के लिए भी हमने देखा था कैपिटल वाई पीले लक्षण को दिखा रहा था, यानी पीला जो है वो कैपिटल वाई भी पीला दर्शाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी पीला लक्षण ही दर्शाएगा। लेकिन जो बाहर से देखने में लक्षण पीला है वो दृश्य प्ररूप कहलाएगा, और वो समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी ये उसका जीन प्ररूप कहलाएगा। इसके बाद हम जानेंगे संकर पूर्वज संकरण के बारे में। संकर पूर्वज संकरण में क्या होता है, जो संतान हमें प्राप्त हुई वो विषम युग्मजी है कि समयुग्मजी, ये जानने के लिए हम संकर पूर्वज संकरण कर सकते हैं। यानी जो शुद्ध जनकों के बीच में संकरण कराने के बाद जो हमें संकर पीढ़ी प्राप्त हुई थी, अगर हम उसका पूर्वज के साथ पुनः संकरण कराएं। पूर्वज दो प्रकार के हैं। अगर हम लंबे और बौने पौधे की ही बात करें, एक पौधा लंबा है एक बौना है। अगर प्रथम पीढ़ी के जो पौधे सभी लंबे प्राप्त हुए थे उनका संकरण हम शुद्ध लंबे पौधे के साथ कराएं तो क्या होगा कि उस पीढ़ी में सभी संतानें जो हैं वो लंबी प्राप्त होंगी। लेकिन अगर उसी का हम बौने पौधे के साथ संकरण करा दें तो 50% संतानें जो हैं वो लंबी होंगी और 50% संतानें जो हैं वो बौनी होंगी। तो इससे हमें समझ में आ सकता है कि कौन सा लक्षण अप्रभावी था, कौन सा प्रभावी था, या फिर जो संतान प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुई वो समयुग्मजी थी कि विषम युग्मजी थी। अभी इसके पहले वाले में हम एक चीज़ और देखेंगे, कायिक और लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। इसमें कायिक गुणसूत्र वे गुणसूत्र थे जो शरीर के सभी लक्षण यानी हाथ, पैर, आँख, आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का आकार, इन सभी के लिए जो जिम्मेदार लक्षण हैं वो कायिक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र लैंगिक लक्षणों और गौण लैंगिक लक्षण भी आ जाएंगे इसमें, और जननिक लक्षण भी आ जाएंगे। उन सब का निर्धारण जो है वो लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि इस पाठ से हमने आज क्या क्या सीखा। इस पाठ में हमने आज देखा कि आनुवंशिकता और विभिन्नताएं क्या होती हैं, मेंडल का आनुवंशिकी में क्या योगदान है, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का प्रयोग क्यों किया था,
क्योंकि वो एक वर्षीय पौधा था, जीवन चक्र छोटा होता है, विकल्पी लक्षण मौजूद हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें हमें तीनों ही नियमों के बारे में बताना पड़ेगा चित्रों के साथ। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि एक संकर क्रॉस में एक लक्षणों की वंशागति है, द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा जीन द्वारा लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है, कि कैसे जीन जो है ये प्रोटीन का निर्माण करके लक्षणों की अभिव्यक्ति किया करती है। यानी जो जीन के जो भी कोड होते हैं, वो लक्षणों के जो कोड होते हैं वो जीन पर डीएनए के रूप में मौजूद होते हैं। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बन करके लक्षणों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि जीन के जो लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है वो प्रोटीन के निर्माण के द्वारा होती है। ये प्रोटीन एंजाइम भी बना सकती है, हार्मोन भी बना सकती हैं और शरीर के अन्य कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकती हैं। इसके बाद हमने मनुष्य में लिंग निर्धारण भी पढ़ा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वो दो लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है। ये XX भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं। XX अगर होता है तो पुत्री होती है और X और Y होने से पुत्र होता है। तो आज हमने इस पाठ में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सक्षम हो गए हैं। एक बार हम पाठ की पुनः चर्चा कर लेंगे प्रथम पृष्ठ से आकर के कि इस पाठ के मुख्य मुख्य बिंदुओं में हमने क्या क्या पढ़ा था। यहाँ हमने आनुवंशिकता क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है, आनुवंशिकी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन कर ही लिया है। लक्षणों की वंशागति के नियम क्या क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से नियम थे हमारे बच्चों, प्रभाविता का नियम था, विसंयोजन का नियम था और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। इसके बाद हमने मुख्य बिंदुओं में हम देखेंगे कि मटर के विकल्पी लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी हमने देखा। एक संकर क्रॉस, मेंडल के नियम, द्विसंकर क्रॉस भी हमने देखा। लक्षणों की अभिव्यक्ति और लिंग निर्धारण के बारे में भी देखा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पाठ के अंत में प्रश्नोत्तर हमने दिए थे आप उसको स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आपको अगर कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।